बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाले मूवमेंट पर रोक लगा दी। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह बंद हो चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते हैं तो कत्लेआम हो जाता है। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से गलत है। भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है। जो मुझे नहीं जानते वो फैसला ना कर सुनाएं। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजी अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद परेशान हो उठे हैं। उन्होंने तालिबानियों का वो दौर देखा है जब उनके और उनके परिवार पर धर्म के नाम पर 20 साल पहले कहर ढाया जाता था। वो सभी महिलाएं पुरुष अफगान से यहां आकर इकट्ठा हुए। अब इकट्ठा होकर यूएन और भारत से मांग रहे हैं कि उन्हें उनके परिवारों को बचाया जाए। इनका यह भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि तालिबानी आज जो कह रहे हैं 2 दिन बाद अपनी बात से मुकर जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद 120 भारतीयों की वतन वापसी कराई गई। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान काबुल से रवाना हुआ था। इसमें भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ भारतीय पत्रकारों को वापस लाया गया। भारत के इस कॉन्टिनेंट के साथ 3 स्लीपर डॉग कमांडो भी लौटे। विदेश मंत्री भी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। अब अन्य भारतीयों को वापस लाने पर फोकस है। जानकारी के मुताबिक 1650 भारतीयों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में मदद की गुहार लगाई। अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों, स्टाफ, सुरक्षाकर्मियों को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी कर दिए गए थे। इसी बीच 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रोहतक की एमडीयू में पढ़ रहे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस हालात में स्टूडेंट्स वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहते। एमडीयू में 50 स्टूडेंट्स अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ कोरोना काल में वापस लौट गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहीं रह गए थे। इन स्टूडेंट्स का अपने घर वालों से संपर्क भी टूट चुका है और आर्थिक मदद भी नहीं मिल पा रही है। अफगानी स्टूडेंट्स ने सरकार से संकट की घड़ी में मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द इस्तेमाल करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों की मांग पर फैसला लिया गया। अनुयायियों ने समाज की भावनाएं आहत करने वाला शब्द बताया था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया सामने। मानसून सत्र पर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने बताया, मानसून सत्र में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। हुड्डा ने कहा, पेपर लीक के मामले में विधानसभा में उठाया जाएगा ये मुद्दा। हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही हैं जैसे परचून बिक रहा हो। हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर सोनीपत का नाम रोशन करने वाले पहलवान रवि दहिया की अगुवाई में सोनीपत उमड़ पड़ा। नरेला से नाहरी तक रवि दहिया को उनके गुरु महाबली सतपाल के साथ खुली जीप में रोड शो के जरिए लाया गया। करीब 5 किलोमीटर के रास्ते में 40 जगहों पर फूलों की बारिश हुई। गांव पहुंचने पर न सिर्फ जोरदार आतिशबाजी की गई, बल्कि नाहरी और आसपास के गांव के अंदर महिलाओं ने हरियाणवी परिधानों में प्रस्तुति देकर रवि दहिया का वेलकम किया। कार्यक्रम में रवि दहिया का स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। नाहरी के अंदर मंच पर पहुंचकर सीएम ने रवि दहिया और उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान का अभिनंदन किया। इस दौरान सीएम ने रवि दहिया से बातचीत की। हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान नीरज चोपड़ा का जोरदार स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर विजेता नीरज चोपड़ा ने खराब तबीयत की वजह से अब तक सीएम नहीं मिल पाए थे। इस दौरान सीएम ने कहा, ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा हरियाणा का गर्व है। तो शाम ने एसडीएम ने अन्न उत्सव कार्यक्रम के अंदर शुभारंभ किया। इस दौरान राशन डिपो पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। एसडीएम ने लाभार्थियों को राशन बांटा। पात्र गरीबों को 5-5 किलो मुफ्त राशन दिया, जिससे लाभार्थियों को चेहरे खिल उठे। एसडीएम ने कहा कि सरकार गरीबों की हर तरह से मदद कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रणाली का दुरुपयोग ना हो और इसे पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वितरण काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। एसडीएम ने अधिकारियों को कोरोना नियमों का पालन करने के साथ ही लाभार्थियों को राशन बांटने का निर्देश दिया। घरौंडा में अन्नपूर्णा दिवस पर किसानों ने अन्न उत्सव कार्यक्रम का विरोध किया। वहीं पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों को रोका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत बल्लभगढ़ के अंदर अन्नपूर्णा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार की ओर से गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। अन्नपूर्णा उत्सव में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मूलचंद शर्मा ने कहा, गरीबों को आगामी नवंबर तक 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार की ओर से दिया जाएगा। सभी डिपो धारकों पर उन्हें विश्वास है कि वो ईमानदारी से गरीबों को राशन बांटेंगे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर कोई राशन डिपो तक आने में असमर्थ है तो उसके घर तक राशन का बैग पहुंचाने का काम करें। कोई भी राशन डिपो संचालक गड़बड़ी करता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कुंदन कॉलोनी के अंदर पीने का पानी की पाइपलाइन के काम का भी शुभारंभ किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिला स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव में राशन वितरण कर शुरुआत की। मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हमारी पार्टी का लक्ष्य है दिवाली तक राशन बांटा जाए, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जेपी दलाल ने कहा कि हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। अंत्योदय की भावना से गरीब कल्याण के लिए जो भी योजना ला सकती है सरकार लाती है। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीब परिवारों पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य है कि इनकी आर्थिक हालात सुधरे। कृषि मंत्री ने घोषणा की कि लोहारू हल्के के अंदर गरीब रेहड़ी वालों को निजी कोष से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों की त्रुटियां दूर करने के लिए लोहरू में कैंप लगेगा। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले कृषि मंत्री ने कहा, भगवान करे तीसरी लहर ना आए और आती भी है तो हम पहले से बहुत सक्षम हैं। प्रदेश में बुधवार का दिन अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया गया। नारनौद के उपमंडल में वार्ड नंबर 13 में उत्सव के अंदर नारनौद के एसडीएम विकास यादव ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। विकास यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। नारनौद उपमंडल का मुख्य आयोजन नारनौद के वार्ड नंबर 13 में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी राशन डिपो के माध्यम से AAY और BPL लाभार्थियों को 5 किलो और 10 किलो गेहूं के थैले निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। प्रत्येक राशन डिपो पर अन्न उत्सव के दिन एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है और इसके साथ साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। अन्नपूर्णा उत्सव का जाखल के किसानों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्रों के बने बैगों को आग के हवाले किया। किसान गांव तलवाड़ी में डिपो होल्डर के निवास स्थान के बाहर जमा हो गए। केंद्र सरकार की इस नीति पर कटाक्ष करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन ये थैला लगाकर गरीब जनता से मजाक किया जा रहा है। सरकार के वायदे सब झूठे साबित हुए। राशन से कोई शिकवा नहीं, हमारा विरोध तो सिर्फ थैलों पर प्रिंट हुई फोटो से है। उन्होंने कहा, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर समर्पित हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना आदि के प्रसार के सहयोग से कोविड संक्रमण को रोकने और जो लोगों की जान बचाने में सक्षम है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन एक प्रमुख कारक था जिसने वायरस से निपटने में मदद की। अब तक लगभग 14 मिलियन खुराक निःशुल्क प्रदान की जा चुकी है। इंद्री के गांव घोड़ा के अंदर कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस बात की भनक जब किसानों को लगी तो उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक का विरोध किया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान भड़क गए और वो काफी संख्या में पुलिस थाने में जाकर इकट्ठा हो गए। किसानों ने थाने में रोष प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से उनके साथ बदतमीजी करने पर माफी मांगते हुए हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने की शर्त रखी। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान पात्र परिवारों को डिपो के जरिए निःशुल्क अनाज देकर उनकी सहायता करना चाहती है, लेकिन अधिकारी सरकार की इस मदद को नाकाम करने में लगे हुए हैं। कैथल में डिपो पर खराब अनाज भेजा जा रहा है जो कि खाने लायक नहीं है। डिपो पर खराब गेहूं आने से लोगों में नाराजगी है। डिपो होल्डर की ओर से मायापुरी कॉलोनी में पात्र परिवारों को गेहूं बांटा गया। जब पात्र लोग डिपो पर गेहूं लेने गए तो खराब गेहूं देखकर भड़क गए। अंबाला विजिलेंस की टीम ने आउटसोर्सिंग में नौकरी के लिए पैसे देने के मामले में भंडाफोड़ किए। नागरिक अस्पताल के ऑक्सीजन वार्ड में तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सुपरवाइजर नौकरी के एवज में रिश्वत लेने का काम किया करता था। पकड़े गए राजेश ने एक शख्स से नौकरी लगवाने के लिए 75,000 की डिमांड की, जिसकी शिकायत गुरजीत ने विजिलेंस को की थी। वहीं गिरफ्तार राजेश ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया। पंचकुला स्थित हरियाणा में विशेष सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसले के लिए तारीख सुरक्षित कर दी है। पिछली सुनवाई में फाइनल आर्गुमेंट के पूरे होने के बाद सुनवाई के दौरान 26 अगस्त की तारीख को सुनिश्चित किया गया।
26 अगस्त को सुनवाई सीबीआई के अंदर कोर्ट का बड़ा फैसला सुना सकती है। 26 अगस्त को बलात्कारी गुरमीत राम रहीम और कृष्णलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी इंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट के लिए सभी दस्तावेज जमा किए। सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष और सीबीआई पक्ष से पूछा कि क्या कोई आर्गुमेंट इसमें कोई पक्ष करना चाहता है, जिस पर दोनों पक्षों ने इनकार कर दिया। नगर निगम गुरुग्राम में जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी सीलिंग और फिर नीलामी करने की तैयारियां शुरू हो सकती है। दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये का आंकड़ा 900 करोड़ के पार हो गया। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा, अब आंकड़ा 900 करोड़ के पार हो चुका है। इस वजह से ऐसे तमाम डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्ती से आदेश जारी कर दिए गए। मामले में 5 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स का आंकड़ा 308 करोड़ के पार जा चुका है। टैक्स डिफॉल्टर्स में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले सीलिंग के अमल में लाई जा चुकी है। कैथल स्थित सरस्वती ड्रेन के आसपास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सरस्वती ड्रेन में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए पेहोवा से स्पेशलिस्ट बुलाए गए, लेकिन खोजबीन करने पर भी मगरमच्छ नहीं मिला। सोनथा गांव की सरस्वती ड्रेन में करीब 6 फुट लंबा मगरमच्छ ग्रामीणों को दिखाई दिया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने सरपंच सतीश कुमार को दी। गांव के कुछ लोगों को ड्रेन के किनारे धूप में मगरमच्छ बैठा दिखाई दिया। जब कुछ लोगों ने आगे बढ़े तो मगरमच्छ पानी में उतर गया और फिर गायब हो गया। आपको बता दें, पेहोवा के अंदर सरस्वती ड्रेन में पहुंचती है और घग्गर में जाकर खत्म होती है। पलवल में तेज रफ्तार ट्रक ने चपेट में आने से 22 साल के युवक की मौत हो गई। केएमपी के अंदर इंटरचेंज पर यह हादसा हुआ, जहां युवक बहरोला गांव से पलवल दूध सप्लाई के लिए जा रहा था। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 35,000 से ज्यादा नए केस। कुल मिलाकर संख्या 3 करोड़ 23 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,427 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 179 लोगों की मौत हुई। केवल 1 लाख से ज्यादा लोग अभी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,132 लोगों के केस सामने आए हैं। एक दिन में 158 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी 58,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। एक दिन में 76 नए मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 427 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 21 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हिमाचल में एंट्री के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया। भारत में अब तक 50 करोड़ सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जिसमें 55 दिन में 10 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। कुछ दिन पहले थाईलैंड सरकार ने महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार का मॉडल अपनाने की बात कही थी, जिस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में थाईलैंड सरकार को 100% सहयोग दिया जाएगा, जिससे कोविड जैसे अदृश्य वायरस को दुनिया के लोगों को उससे बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, लेकिन हरियाणा ने समय रहते इस महामारी को काबू करने के तत्काल उपाय किए थे। विज ने यह जानकारी कोविड के डेल्टा वेरिएंट प्रसार के दौरान कोविड संकट प्रबंधन को संभालने के लिए राज्य सरकार के अनुभव के संबंध में थाईलैंड सरकार के साथ आयोजित वेबिनार के दौरान दी। उन्होंने समय पर उठाए गए सक्रिय उपायों के संबंध में कहा कि लॉकडाउन के प्रभावी कार्यान्वयन, मॉलिक्यूलर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई थी। भारत में ब्रॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीएफ यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन को एक स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही एनबीएफ ऐसी एकमात्र संस्था बन गई जिसने केवल टीवी एक्ट में हुए संशोधन के बाद टेलीविजन और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम में आधिकारिक रूप से रजिस्टर कर लिया गया। इससे पहले मंगलवार को एनबीएफ के गवर्निंग बोर्ड मेंबर के और सीनियर मेंबर ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। यह बैठक एनबीएफ गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अर्नब गोस्वामी की अगुवाई में हुई। बैठक के दौरान एनबीएफ के व्यूअरशिप रेटिंग्स को फिर से बहाल करने की जरूरतों पर जोर दिया गया, जो कि पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने भविष्य में एनबीएफ की ओर से उठाए जाने वाले न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर करने का भरोसा दिया। आईटीवी नेटवर्क के प्रमोटर और एनबीएफ के वाइस प्रेसिडेंट कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मंत्री जी के साथ काफी सकारात्मक मुलाकात रही। उन्होंने एनबीएफ सदस्यों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे को ध्यान से सुना।
भिवानी में देर रात अचानक गंभीर हालत में शहर के प्रथम नागरिक नगर परिषद के चेयरमैन रणजीत सिंह और वाइस चेयरमैन मामन चंद, एक पार्षद और एक ठेकेदार को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हालात किसी को समझ में नहीं आ रहे थे, फिर भी पुलिस दौड़ रही थी। चेयरमैन की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। वाइस चेयरमैन मामन चंद ने आरोप लगाया कि राम अवतार नामक ठेकेदार ने अपने कुछ साथियों के साथ उन चारों पर हमला कर दिया है। जिससे वो सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रणसिंह चेयरमैन को ज्यादा चोट लगने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया, जिन्हें गुरुग्राम इलाज के लिए ले जाया गया। वाइस चेयरमैन ने बताया कि रात को मंडी टाउनशिप में उन्हें राम अवतार ठेकेदार ने धोखे से बुलाया। बुलाने के बाद अपने कुछ आदमियों के साथ उन पर हमला कर दिया। घटना में उन चारों को गंभीर चोटें आई हैं। रणसिंह यादव को भी चोटें ज्यादा आने के कारण उन्हें रेफर किया गया। आरोप यह भी है कि राम अवतार ठेकेदार फर्जी बिल की पेमेंट चाहता था, जिसे नगर परिषद नहीं कर रही थी। इसी कारण बदमाशों ने उन पर हमला किया। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के परीक्षा की व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए। इच्छुक अभ्यर्थियों या फिर इससे ज्यादा विषयों में लिखित परीक्षा दे सकते हैं। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों को एक और झटका लगा। 17 अगस्त को पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो वहीं नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 26 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 859 रुपए हुआ। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि राम रहीम के स्वास्थ्य को लेकर सरकार अलर्ट है। राम रहीम सुरक्षा के घेरे में है और सामान्य कैदी जैसे जिंदगी बिता रहा है। राम रहीम की बेल पर रणजीत सिंह ने कहा कि राम रहीम की बेल पर कोर्ट फैसला करेगी, न कि सरकार। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। इस दौरान नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। अगस्त महीने में अब तक प्रदेश में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए।